हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेवन स्टडी चैनल में। दोस्तों मैं वाई सिंह आज आप सबके लिए एक बार फिर से जी के मॉक टेस्ट की पार्ट 7 लेके आया हूँ। दोस्तों देखते हैं तो आज का पहला सवाल दिया हुआ है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। पॉलिटी से सवाल लिया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया गया है, यानी 52 में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देख लेते हैं आगे के ऑप्शन भी। आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 72 यानी 72। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। किसकी दोस्तों? क्षमादान की। अगला है अनुच्छेद 76 यानी कि 76। तो इसके अंतर्गत दोस्तों महान्यायवादी का पद होता है, न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 में। अगला है आर्टिकल 74। इसमें दोस्तों मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है, और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री, यानी कि। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ए। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया था? ये काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों। पूछ रहा है भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो दोस्तों बाबा साहब अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, किसको दोस्तों? आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। क्यों कहा? क्योंकि इसके तहत कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कहाँ पे जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे रिट जारी करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 17 दिया हुआ है। 17 में क्या है ये मैं कल बता चुका हूँ, कल या परसों वाले वीडियो में। फिर भी बता देता हूँ, अस्पृश्यता का अंत। अगला है अनुच्छेद 21, ये भी बता चुका हूँ, जीने का अधिकार, आसान सी भाषा में बोलते हैं जैसे। अगला है अनुच्छेद 14। 14 में क्या है? समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कौन सा? सी। देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान किया गया है? ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। मनी बिल के बारे में बोल रहा है। तो इसका ये होता है अनुच्छेद 110 में दोस्तों। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान है, धन विधेयक। अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं दोस्तों। अगला दिया हुआ है अनुच्छेद 112। 112 में क्या है दोस्तों? बजट दिया हुआ है, भारत सरकार का बजट के बारे में चर्चा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला सवाल। अगले में दिया हुआ है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। किसको? निम्न में से किसको कहा गया है? प्रस्तावना को, भाग 2 को, भाग 3 को और भाग 4 को। तो दोस्तों इसका आंसर होता है भाग 3 को। भाग 3 यानी कि भाग 3 में क्या है दोस्तों? हमारा मौलिक अधिकार। क्या है दोस्तों भाग 3 में? मौलिक अधिकार। अच्छा, मैग्ना कार्टा कहाँ? मैग्ना कार्टा से मतलब क्या है दोस्तों? मैग्ना कार्टा एक ब्रिटेन में आया था सन 1215 में। राजा जॉन और जनता के बीच एक समझौता था, या जनता को अधिकार दिए गए थे, तो उसको कहा गया मैग्ना कार्टा। कहाँ पे आया था? ब्रिटेन में। ठीक है दोस्तों, तो इस आधार पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। ऑप्शन देखते हैं, K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। तो इसका सीधा सा आंसर है माउंट एवरेस्ट। दोस्तों आंसर नंबर सी हमारा सही हो जाए। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में। अच्छा, नेपाल में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सागर माथा, सागर माथा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, विरूपाक्ष मंदिर निम्न में से कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर भद्राचलम ऑप्शन दिया हुआ है, चिंदबरम, मैसूर और डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर है कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ? हम्पी में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम्पी में है।
तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अच्छा, ये है विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों। क्या है दोस्तों? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? हम्पी में। अच्छा, हम्पी का इतिहास में भी नाम आता है कहीं कहीं। हम्पी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी एक समय, विजयनगर की राजधानी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। भारत का सबसे अधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? ये तो बहुत आसान सा सवाल है, सीधा सीधा आंसर आता है दोस्तों इसका, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को क्या बोलते हैं? इसको भूगोल की भाषा में बोलते हैं उपसौर। और अगर अधिकतम दूरी पूछता तो दोस्तों हो जाती कितनी? 4 जुलाई। ऑप्शन में दिया नहीं है तो 4 जुलाई हो जाती है। तो 4 जुलाई को क्या बोलते हैं? अपसौर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। TRI सैन्य अभ्यास निम्न में से कौन कौन देशों के मध्य होता है? TRI या ट्री, इसी को हिंदी में बोलते हैं त्रिसेवा। त्रिसेवा, और इसी को नाम दिया गया था टाइगर ट्रायम्फ। क्या दिया गया था दोस्तों? टाइगर ट्रायम्फ। टाइगर ट्रायम्फ से तो समझ में आ ही गया होगा कहाँ पे हुआ था या कौन कौन से देश के मध्य होता है। तो दोस्तों ये होता है भारत और अमेरिका में के मध्य। और ये अभी हाल में ही कहाँ हुआ था? ये पिछले साल 2019 का आंध्र प्रदेश में हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत की सबसे स्वच्छ सैन्य छावनी निम्न में से कहाँ पर स्थित है? ये करंट से पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। सबसे स्वच्छ सैन्य छावनी दिल्ली थी दोस्तों इस साल की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों हर कोई जानता है 12 जनवरी को। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। किसके जन्म दिवस पर दोस्तों? विवेकानंद के जन्म दिवस पर। अगर दोस्तों इसी में पूछ लिया जाए विश्व का या विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर हमारा बदल जाता है। तब आंसर हमारा क्या होगा? होगा दोस्तों 12 अगस्त। डेट वही होती है 12, बस महीना बदल जाता है 12 अगस्त को। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अब अगला सवाल। अगले सवाल में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? दोस्तों सवाल बहुत गौर से देखना, गौर से पढ़ना। सवाल में पूछा गया प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं पूछा गया। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाता तो सॉरी आंसर क्या हो जाता हमारा? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कब बनी थी? 1917 में। उसमें पूछा गया है भारतीय महिला अध्यक्ष। एनी बेसेंट कहाँ की थी दोस्तों? ये आयरिश महिला थी या आयरलैंड की थी। ठीक है दोस्तों, तो उसने भारतीय पूछा है सवाल में। तो आंसर हमारा हो जाएगा सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू कब बनती हैं? 1925 में। ठीक है दोस्तों। अच्छा, 1924 में कौन बनता है कमेंट करके बताना, ये मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ 1924 में अध्यक्ष कौन होता है कांग्रेस का। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने चलाई थी? ऑप्शन दिया हुआ इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली अगर सल्तनत काल में पूछा जा रहा है तो सिर्फ एक ही नाम आता है, वो किसका नाम है? अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, इसने व्यवस्था क्या की थी? इसने 3 प्रकार के बाजार कर दिए थे। जैसे एक में अनाज का बाजार था, मंडी। दूसरा था वस्त्रों का बाजार या अन्य सामान दैनिक जीवन की सराय अदल। ठीक है दोस्तों, और एक था दास और घोड़ों का बाजार। ये दोस्तों लिख लिया करो आप लोग, दास और घोड़ों का बाजार। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 3 बाजार बनाए थे इसने। अच्छा, एक चीज़ और थी, मूल्य नियंत्रण भी सबसे पहले सल्तनत काल में यही अलाउद्दीन खिलजी लगाता है। तो ये सवाल भी हमेशा आता रहता है, मूल्य नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी। देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन दिया अकबर, अब्दुल रहीम खान खाना, मलिक मोहम्मद जायसी और दारा शिकोह। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है दोस्तों, अगर किसी ने पढ़ा नहीं है गौर से, हिस्ट्री से। तो इसका आंसर होता है दोस्तों दारा शिकोह।
और अगर ये पूछा जाए किस नाम से किया गया था या कितने का किया था, तो 52 उपनिषद थे दोस्तों, यानी 52 उपनिषद थे। उपनिषदों की संख्या कितनी थी? 52। उसका किस नाम से किया गया था? सिर-ए-अकबर। ठीक है दोस्तों, या कहीं कहीं ऐसे ही पूछ लेता सिर-ए-अकबर, तब दारा सिकोह आता है। यहाँ अकबर देख के अकबर पे कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों। अच्छा, थोड़ी सी चर्चा दारा सिकोह के बारे में कर लेते हैं। दारा सिकोह कौन था? दारा सिकोह शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था। शाहजहाँ का पुत्र, मतलब औरंगजेब का सबसे बड़ा भाई कौन था? दारा सिकोह। उत्तराधिकार को लेकर औरंगजेब से इसका युद्ध भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। भारत में आने वाली प्रथम 2 यूरोपीय जातियां कौन सी थीं? ये तो काफ़ी आसान सवाल है, हर कोई बता देता है। आसान भाषा में पूछा जाए तो ये पूछा है भारत में यूरोप से पहले 2 देश कौन कौन से आए थे? तो पुर्तगाल पहला, तो पुर्तगाल हो जाता है। पुर्तगाल के बाद कौन आता है? डच। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, डच के बाद कौन आता है? अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज के बाद डेनिश आते हैं। डेनिश के बाद फ्रांसीसी आते हैं। फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश आते हैं। देखते हैं अब अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन ओजोन परत संरक्षण से लिया गया है? ये सवाल आपका पर्यावरण से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो एक काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों। इसके ऑप्शन देखते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये नहीं है दोस्तों। ये हुआ था 1992 में ब्राज़ील में। इसी को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। ये बहुत आता है दोस्तों पेपर में, एजेंडा 21। ठीक है, पर्यावरण के बारे में ही था। मॉन्ट्रियल समझौता, ओजोन परत संरक्षण के लिए हाँ मॉन्ट्रियल समझौता होता है। मॉन्ट्रियल समझौता ये कब हुआ था दोस्तों? 16 सितंबर 1987 को। तो इसीलिए 16 सितंबर को क्या मनाते हैं दोस्तों? ओजोन दिवस। ये भी याद रखना दोस्तों, ये पूछा जाता है सवाल। अगला है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन क्या है? अच्छा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। ठीक है, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन ये ईरान में हुआ था 1971 में। ठीक है दोस्तों, और ये किसके लिए था? ये था आर्द्रभूमि के लिए, आर्द्रभूमि या वेटलैंड के लिए। अच्छा, भारत की कितनी साइटें इसमें शामिल हुई हैं? इस साल 10 हुई हैं, तो कुल हो गई अब 37। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ये सारे सम्मेलन या समिट आप लोग नोट कर लेना दोस्तों। ये 1977 में हुआ था। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है बड़ा लाचा दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बिल्कुल आसान सा सवाल है दोस्तों। बड़ा लाचा दर्रा लेह व मनाली को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, और ये किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों अब अगला सवाल। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस समिति का गठन रेलवे पुनर्गठन हेतु किया गया था? ये बहुत बार पेपर में आ चुका है दोस्तों। इसका आंसर होता है विवेक देबरॉय समिति। रेलवे का पुनर्गठन के लिए विवेक देबरॉय समिति का गठन किया गया था। तो अदर ऑप्शन भी देखते हैं दोस्तों। अदर में दिया हुआ है केलकर समिति। एक केलकर समिति किसके लिए थी? टैक्स सुधार हेतु या कर में सुधार। ठीक दोस्तों, कर में सुधार के लिए बनाई गई थी। उसके बाद है श्रीरंग राजन समिति। ये किस लिए थी? ये थी गरीबी रेखा के लिए थी। ठीक, गरीबी रेखा के मानक या मापन के लिए थी। अगली है रघुराम राजन समिति। रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए थी। वित्तीय क्षेत्र में सुधार। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। तो इस तरह बी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है जारवा जनजाति। ये कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है जारवा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? जारवा जनजाति दोस्तों अंडमान में होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कच्छ का रण या रण किस राज्य में है? ये तो बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, बहुत ही आसान है। किस राज्य में है? गुजरात में।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, यहीं से एक भारत पाकिस्तान की सीमा भी यही गुजरात बॉर्डर से लगती है, तो उस सीमा का नाम क्या है दोस्तों, एक वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ, तो उसका नाम है सरक्रीक रेखा। ठीक है दोस्तों, ये भी नोट कर लेना। सर रेड क्लिफ रेखा तो है ही, वो तो उत्तर साइड में है, लेकिन ये गुजरात में किससे मिलती है, क्या नाम है इसका, सरक्रीक रेखा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अच्छा दोस्तों, कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ, जल्दबाजी में एक सवाल गलत मैंने बता दिया था। ऑप्शन आंसर तो उसका सही था, लेकिन उसका नाम गलत बोल दिया था जल्दबाजी में, तो उसके लिए दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ। आज उसको सुधार लीजिए, जिसने अगर नोट भी किया है तो उसको अपडेट कर लेना थोड़ा। इसमें दिया हुआ था रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो आरपीएफ का नाम बदलकर दोस्तों, पहले तो आरपीएफ का भी देख लेते हैं। आरपीएफ का क्या है दोस्तों, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है दोस्तों, ये आरपीएफ का होता था। अब इसमें एस जोड़ दिया गया है दोस्तों, तो ऑप्शन यही होगा, यही कल भी बताया था ए नंबर। तो इस एस का मीनिंग होता है सर्विस, यानी कि सेवा, हिंदी में सेवा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही रहेगा, बस ये थोड़ा सा नाम अपडेट कर लेना दोस्तों। देखते हैं अगला दोस्तों। अच्छा, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, होमवर्क रहेगा ये आप लोगों का। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। दोस्तों ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप लोगों ने वीडियो देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। इब्न बतूता के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके देना है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को भी पढ़वाइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में 9 PM। टाइम याद रखना दोस्तों, 9 PM। धन्यवाद दोस्तों।